हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। काफ़ी ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। बेसिकली जो टारगेट होगा वो तो आप देख ही रहे हैं, बैंक पीओ मेंस का होगा। साथ ही साथ कुछ क्लैट और एलसैट में जो लॉजिकल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं उनको भी ये सवाल टारगेट करते हुए होंगे। थोड़े लेंदी पैसेजेस होंगे, तो आप बिल्कुल कमर कस के इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। आज के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ट्रिकी होंगे, थोड़े से आपको हो सकता है कि कंफ्यूज भी करें, लेकिन हम अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हैं तो कोई भी किसी भी तरीके का सवाल आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल कॉज इफेक्ट का है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो डायरेक्शंस हमेशा पढ़ते हैं पहले हम। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स 1 and 2. These statements may either be independent causes or may be the effects of independent causes or a common cause. यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हैं, यह हो सकता है वो इंडिपेंडेंट कॉजेज हों या पर्टिकुलर इफेक्ट्स हों किसी पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट कॉज के या कॉमन कॉज के भी हो सकते हैं। वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स में बी द इफेक्ट ऑफ द अदर। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो, वो भी हो सकता है। सो रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर चॉइसेस करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है या ये सिर्फ अपने आप में ही इंडिपेंडेंट कॉजेज या कॉमन कॉज हैं या किसी इफेक्ट को शो करते हैं। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स। डिजीज सर्विलेंस एंड रियल टाइम काउंटिंग ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज एज वेल एज डेथ्स with cause certified is one of the essential functions of public health. यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के कुछ फंक्शंस की बात की गई है, डिजीज सर्वेलेंस की बात की गई थी और कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस की काउंटिंग, रियल टाइम काउंटिंग के बारे में बात की गई थी। यहाँ तक कि जितने नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं उसके बारे में बात की गई थी, जिसमें उसका कॉज भी बताना था। और ये सारी चीज़ें किस चीज़ का फंक्शन है? एक पब्लिक हेल्थ के अंडर जो कुछ भी होता है वो उसका एक एसेंशियल फंक्शनरी है। ये सारी चीज़ें जैसे डिजीज सर्वेलेंस या रियल टाइम काउंटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस या नंबर ऑफ डेथ्स विद कॉज सर्टिफाइड। नाउ एसेंशियल फंक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू व्हाट वी हैव, नेमली हेल्थ केयर। यानी कि जो कुछ डिफाइंड है पब्लिक हेल्थ में वो हेल्थ केयर में डिफाइंड नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट पढ़ के हमें यही समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो एक आइडिया तो हमें हो गया कि यहाँ पर ऑथर ने हमें पब्लिक हेल्थ की एसेंशियल फंक्शनरीज के बारे में बताया है और जो कि ऑब्टेन नहीं की जा सकती हैं किसके द्वारा? हेल्थ केयर के द्वारा। तो दोनों बातों का कुछ ज़रूर अलग मतलब है, कुछ बताने की कोशिश की गई है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है वो भी समझेंगे। द लैक ऑफ अ पब्लिक हेल्थ विंग इन द गवर्नमेंट इज कैमोफ्लाज्ड बाय मिसलीडिंग रीडिफाइनिंग पब्लिक हेल्थ एज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर। यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि अगर आप पब्लिक हेल्थ विंग नहीं बनाते हैं गवर्नमेंट में, और ज़्यादातर आप देखोगे कि कैमोफ्लाज बना दिया जाता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर को आप पब्लिक हेल्थ बोलने लगते हो, उसको रीडिफाइन कर देते हो पब्लिक हेल्थ में ही, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों की डिफिनेशन बिल्कुल अलग है, ये इनका कहना है। लगभग दोनों ही स्टेटमेंट्स में हमें एक तरीके का ऑथर द्वारा ये क्लियरिटी से बताने की कोशिश की गई है कि क्यों दोनों बातें अलग हैं, ठीक है, और किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वजह यहाँ थोड़ी सी समझ में आई है। वजह ये समझ में आई है कि एक कैमोफ्लाज क्रिएट हो जाता है, यानी कि हम अपने पब्लिक सेक्टर जो हेल्थ केयर वाला है उसी को हम अपना पब्लिक हेल्थ भी सेक्टर मान लेते हैं, और गवर्नमेंट ने ही ये डेफिनेशन दे रखी है, उसी ने कैमोफ्लाज कर रखा है, और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हम डेथ सर्विलेंस या रियल टाइम काउंटिंग नहीं कर पाते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस का, या नंबर ऑफ डेथ्स विद कॉज सर्टिफाइड नहीं कर पाते हैं, इस तरीके की सर्वेज नहीं हो पाते हैं जो कि एसेंशियल फंक्शनरी है किसी पब्लिक हेल्थ का। तो एक तरीके से रिसर्च वर्क नहीं हो पा रहा है हेल्थ केयर के चक्कर में। और ये प्रॉब्लम कहाँ से आई कि गवर्नमेंट ने अभी तक इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि एक तरीके का कैमोफ्लाज बना दिया है, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर को ही पब्लिक हेल्थ सेक्टर विंग बना दिया है। तो अब हमें समझ में आ रहा है काफ़ी हद तक कि जो कुछ स्टेटमेंट 2 में दिया है वो एक बहुत तगड़ा कॉज है, जिसकी वजह से हमें स्टेटमेंट 1 में एक इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्लियर इफेक्ट दिख रहा है कि जो कुछ एक एसेंशियल फंक्शनरी होनी चाहिए एक पब्लिक हेल्थ की, जैसे डिजीज सर्विलेंस या रियल टाइम काउंटिंग, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कैमोफ्लाज कर दिया है, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर को ही पब्लिक हेल्थ विंग ही बोल दिया गया है। ठीक है, और उसको लास्ट लाइन में भी फर्स्ट स्टेटमेंट के लास्ट लाइन में भी क्लियर किया है उस चीज़ को, दैट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू व्हाट वी हैव, नेमली हेल्थ केयर।
जो कुछ फंक्शन होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में वो हम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हेल्थ केयर है ना कि पब्लिक हेल्थ। आई होप क्लियरली दिखा आपको, एक ट्रिकी क्वेश्चन था ये। सेकंड एक बहुत ही तगड़ा कॉज था स्टेटमेंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट एक उसका तगड़ा इफेक्ट था। चलिए देखते हैं मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहां से क्लियर कर लेते हैं। अब मेरे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 में बताया गया है कि स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट्स। जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट इफेक्ट, तो बिल्कुल क्लियर आंसर होता है ऑप्शन बी हमारा। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ सकते हैं आप, इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, आपको उसको पढ़ना है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट विल फॉलो। थोड़ा सा लेंदी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी जिसे हमें कंपाइल करके जल्दी से डिसीजन लेना होगा। फूड इज अमंग ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट जॉयज, फ्रॉम सेवरिंग स्पेशल डिलाइट्स टू शेयरिंग फूड, हाउ वी ईट सिंबलाइजेज आवर डीपेस्ट बॉन्ड्स। यहाँ पर बात थ्रू आउट अब देखेंगे आप फूड की होगी। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि फूड हमारा ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफ़ी ग्रेटेस्ट जॉय का हमें वहाँ से एक सोर्स मिलता है। हम अपने खाने में हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, स्पेशल तरीके के खाने बनाते हैं और वो हमारे बॉन्ड्स को डीप करता है। ये हमने समझा पहले स्टेटमेंट से। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। हाउएवर द वे वी नाउ कंज्यूम फूड कुड सून कंज्यूम अस, द वर्ल्ड्स फूड once richly biodiverse is now heavily composed of processed animal products। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बताई गई है प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा खाना जो कभी कभी बहुत ज़्यादा रिचली बायोडाइवर्स हुआ करता था, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, एक थाली हुआ करती थी जिसमें हमारे पास सारे तरीके के प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ होता था, लेकिन अब एनिमल प्रोडक्ट्स से बने हुए खाने को ज़्यादा बेहतरीन खाना माना जाता है। और जिस तरीके से हम अब खाना खा रहे हैं वो सब चेंज हो रहा है और लोग ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियंस होते चले जा रहे हैं। एक तरीके से अगर आप ये बात बोलते हो कि प्रोसेस्ड एनिमल फ्रूट प्रोडक्ट्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं, उसको बायोडाइवर्स मान लिया है हमने, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिली हमें फूड के बारे में। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या कहता है। नाउ सच इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस फूड इज डैमेजिंग अस, कॉजिंग हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑब्सेसिटी एंड कैंसर्स वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर प्रोसेस्ड एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया था सेकंड स्टेटमेंट में आपने, तो प्रोसेस्ड एनिमल प्रोडक्ट का जब नाम आप लेते हो तो इसका मतलब कुछ फैक्ट्री से ही बन के आ रहा है। यानी आजकल जो फ्रोजन फूड या किसी तरह पैकेज्ड फूड की बात हो रही है, एनिमल से बने हुए, यानी कि फिश को आजकल प्रोसेस कर दिया जाता है, पैक करके भेजा जाता है, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को भी फूड को प्रोसेस कर दिया जाता है। तो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस फूड के बारे में बात करने लग गए अब आप। और अब यहाँ पर ऑथर ने क्लियरली ये बताया है कि इस तरीके का जो खाना है वो हमें बहुत तेज़ी से डैमेज कर रहा है, हार्ट डिजीजेज हो रही हैं, डायबिटिक हो रहे हैं लोग, कैंसर्स तक हो रहे हैं लोगों को इस फूड से। तो अब ये 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने आ चुकी है, 3 तरीके की प्रॉब्लम सामने दिख गई है हमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से क्लियर करके कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। कंटिन्यूड है ये, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फोर्थ जो यानी कि डी में क्या लिखा है, एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्शन डिमांड्स डिफॉरेस्टेशन। अब उसके कॉन्स बताने की कोशिश कर रहे हो अब आप। अभी तक आप प्रोसेस्ड एनिमल फूड प्रोडक्शन के बारे में बात ही कर रहे थे, तो अब आपने उसकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करी है कि इट डिमांड्स डिफॉरेस्टेशन, यानी एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ही ये फ्रेंडली नहीं है। यानी कि अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, 70% ऑफ द अमेजिंगली बायोडाइवर्स अमेजोन रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू हाउस एनिमल रांचेज एंड ग्रो लाइफ स्टॉक फीड। ऑब्वियसली अगर आपको प्रोसेस्ड मीट बनाना है तो आपको उसके लिए एनिमल को, लाइफ स्टॉक को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा स्टोर करके, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, लैंड में से फॉरेस्ट को हटा करके रांचेस बनाने होंगे। और इस वजह से अमेजोन जैसा रेन फॉरेस्ट जहाँ पर 70% ऑफ रिचली बायोडाइवर्स जो फॉरेस्ट था वहाँ पर अब लैंड की डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, वहाँ पर रांचेस बने गए हैं और लाइफ स्टॉक फीड को रखा गया है। तो काफ़ी दुख भरी घटना है ये एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। विद द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हेडिंग टुवर्ड्स 10 बिलियन बाय 2050, द करंट कंजम्पशन ऑफ मीट एंड द ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड्स इवन हायर इनटेक्स मीन्स डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट फॉर पैस्चर्स एंड इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स टू फीड एनिमल्स। अब यहाँ पर एक और पिन पॉइंट किया गया है, क्लियरली बताया गया है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ रहा है, लगभग 2050 तक 10 बिलियन लोग इस प्लैनेट पर रह रहे होंगे, और जिस तरीके से ग्रोइंग ट्रेंड है मीट खाने का
और जिस तरीके से फूड प्रोसेस जो एनिमल फूड प्रोसेस्ड है, इंडस्ट्रियली बनाया जा रहा है, उसकी जो इंटेक को बढ़ाने के लिए और लोगों को फीड करने के लिए, तो ये तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। और यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप ग्रेन्स का भी बढ़ाओगे, क्योंकि एनिमल्स को भी तो कुछ खाने को देना होगा, तो एक ये भी प्रॉब्लम आई है, एक ये चौथी लगभग प्रॉब्लम हमने देखी है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम बताई गई है, दैट ओवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स could lead to greater greenhouse gas emissions, pollution from fertilizers and species extinctions। बिल्कुल क्लियरली ये तीन इफेक्ट्स आएंगे। अगर आप ग्रेन्स को ज़्यादा इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा ग्रीन गैस एमिशन होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, और बहुत ज़्यादा स्पेशल एक्सटिंक्शंस देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पंछी हमारे जो है वो आपने देखा होगा, अभी बहुत ही हाल ही में ये न्यूज़ में था, वल्चर्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कुछ पर्टिकुलर एक तरीके का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स अब जो देखने को आएंगी जो आप अगर प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, एनिमल प्रोडक्शन को, एनिमल मीट प्रोडक्शन जो प्रोसेस्ड इंडस्ट्रियल तरीके से आप बनाओगे, तो इस तरीके की सन 2050 तक बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि ऑथर का कंटेंशन क्या है। चलिए देखते हैं क्या सवाल पूछा जाएगा हमसे इसके ऊपर। थोड़ा सा बिल्कुल अलग ट्रेंड का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा गया है, घुमा के पूछा गया है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल कंजम्पशन ऑफ ए, बी एंड और सी विद डी, यानी कि डी को हमें लेके चलना है और हो सकता है ए, बी और सी में से किसी एक के साथ, एंड और ई विथ एफ, यानी कि इसमें से भी डी और ई में से भी कोई एक एफ के साथ जोड़ करके हमें ये देखना होगा कि अब क्या इस तरीके की कंक्लूजन को हम अंजाम दे सकते हैं कि मीट प्रोडक्ट्स हैव दी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। क्या इनके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से हम इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे कि मीट प्रोडक्ट्स हैव दी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। हाँ, हमने ऑप्शन डी में, ऑप्शन ई में और ऑप्शन एफ में क्लियरली देखा, और एक चेन बनती हुई देखी हमने, एक तरीके की रीजनिंग थी, चेन ऑफ रीजनिंग देखी हमने। सी की जगह, सी की वजह से डी हुआ, डी की वजह से ई हुआ और ई की वजह से एफ हुआ। बिल्कुल प्रॉक्सिमेट कॉज थे सबके सब, और एक तरीके का हम लास्ट में पहुंच सकते हैं इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे कि मीट प्रोडक्ट्स की वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, ये हमने देखा है। तो काफ़ी हद तक अगर हम दोबारा से रिकैप करें तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि अगर मैं वापस चलूं और पुरानी अपनी स्लाइड्स देखूं तो मैं देखूंगा कि सी में क्या बोला गया था। सी में उसके इफेक्ट्स बताए गए थे कि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस फूड जो है वो हमारे हार्ट डिजीजेज और डायबिटिक हमें बना रहा है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक क्लियर है ये बात। और ए और बी में उसकी भूमिका बनाई गई थी, यानी दोनों प्रीमाइसेस मिलकर सपोर्ट कर रहे थे सी को, और ए, बी, सी तीनों मिलकर के सपोर्ट कर रहे थे डी को, ठीक है, यानी कि डी को सपोर्ट कर रहे थे, और ये चारों मिलकर के ई को सपोर्ट कर रहे हैं और एफ को भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली। तो ऑब्वियसली जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो डी और ई का तो बिल्कुल क्लियर बन जाएगा, क्योंकि डी के पीछे ऑलरेडी सपोर्ट है। तो इसका मतलब डी और ई और डी और एफ को अगर मैं जोड़ दूं या ई और एफ को मैं जोड़ दूं तो काफ़ी हद तक मेरा आंसर मिलेगा, मुझे बिल्कुल क्लियर मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए गए थे यहाँ पर पूछा गया था सी और डी। सी और डी मेरे को काफ़ी हद तक कम आंसर लगेगा, लेकिन हाँ डी और ई तो बिल्कुल क्लियर लगेंगे। डी और ई का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्टली ये बताता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है। क्या ई और एफ का कॉम्बिनेशन भी मुझे बताता है? हाँ, वो ग्रेन वाली बात बिल्कुल क्लियर दिखी थी, ग्रेन की वजह से ग्रीन हाउस एमिशन होता हुआ दिखा। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डी और ई को जोड़ करके और ई और एफ को जोड़ के तो बिल्कुल क्लियर मिलेगा। यानी 2 और 3 को मैं जोड़ूंगा, यानी डी और ई और उसको जोड़ूंगा ई और एफ को, तो इसका मतलब मेरा परफेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए पूछा गया था 1 and 2 यानी सी डी या डी ई, और ऑप्शन बी पूछा गया था 2 and 3 यानी डी ई या ई एफ। ऑप्शन सी पूछा गया है 1 and 3, डी पूछा गया है ऑल, ई पूछा गया है नन। तो काफ़ी हद तक मेरा आंसर बिल्कुल क्लियरली बी होगा। क्यों? क्योंकि सी डी उस चीज़ को प्रूव नहीं कर रहे हैं। हाँ, ए बी सी मिलके तीनों डी को प्रूव कर रहे हैं, पर उसका कॉम्बिनेशन मुझे ये नहीं बता पाएगा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं। हाँ, डी और ई मिलकर के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताते हैं और ई और एफ भी मिलकर के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल सही ऑप्शन बी हमारा क्लियर आंसर होगा। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड आप देख रहे हैं, एबीसी मिलकर के क्या इको कर रहे थे, एक चेन ऑफ रीजनिंग देखने को मिली आपको। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से क्लियर करके। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉज इफेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर डायरेक्शंस मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा, आपको वही करना है, कॉज इफेक्ट देखना है। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, India's uneven return to normalcy crossed an important milestone when some states
took tentative steps towards bringing children back to schools while the transmission of COVID-19 may not have ended. अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्कूल्स स्टेट्स जो हैं वो स्कूल्स को अलाउ कर रहे हैं, एक तरीके की नॉर्मेलसी आ रही है और बच्चों को वापस से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसका मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रांसमिशन पे कंट्रोल हो चुका है कोविड-19 का हमारे द्वारा, ये हम मान के चल रहे हैं, तभी तो हम नॉर्मेलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कहता है। द एडवेंट ऑफ वैक्सीन शुड इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पीपल एंड क्विकिंग द रिटर्न टू नॉर्मेलसी। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नॉर्मेलसी फिर से वर्ड आया है, यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं नॉर्मेलसी की तरफ, धीरे धीरे लॉकडाउन्स खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आया है लोगों को कि अब वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन अब लोगों को लग रही है। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में आ रही है, लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब हम इस कोविड-19 से बचेंगे, तो इसका मतलब हम नॉर्मेलसी की तरफ बढ़ेंगे। क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट्स एक तरीके के इफेक्ट है? बिल्कुल क्लियर इफेक्ट है, क्योंकि दोनों में ही नॉर्मलसी की बात करी। पहले में आपने दिखाया इफेक्ट आया है कि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, दूसरे में आपने बताया है कि हम नॉर्मलसी की तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस वैक्सीन की वजह से बढ़ गया है। तो दो इफेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली दो इफेक्ट मुझे दिखे हैं। क्या एक पर्टिकुलर कॉमन कॉज है जिसकी वजह से ये दोनों इफेक्ट हुए हैं, या दोनों में एक इंडिपेंडेंट कॉज है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुए हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर। देखिए, मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं था पहले वाले में, पहले स्टेटमेंट में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैं वैक्सीन की वजह से स्कूल्स को ओपन कर रहा हूँ, और सेकंड स्टेटमेंट में तो वैक्सीन की वजह से ही नॉर्मलसी आ रही है, ये समझ में आया। तो मेरे पास बिल्कुल क्लियर आंसर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हमने लॉकडाउन्स की वजह से कंट्रोल कर लिया हो, वायरस का हमारे ऊपर इम्पैक्ट कम पड़ा है, हमारे यहाँ जो रेट है लोगों का मरने का वो बहुत कम है एज़ पर कम्पेयर अदर कंट्रीज़। हो सकता है हम इम्यून हो चुके हों बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी हद तक एक रियल कॉज नहीं समझ में आ रहा जिसकी वजह से दोनों चीज़ें हो रही हैं, पर ये तो समझ में आया कि दोनों के होने के पीछे कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट कॉजेज़ ही होंगे। अगर मैं ये चीज़ नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ कि दोनों के पीछे एक कॉमन कॉज है, थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पर। मैं अगर चूज़ करूँगा तो इंडिपेंडेंट कॉज को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल क्लियर रीज़न नहीं है ये बताने के लिए कि वैक्सीन की वजह से पहले में भी इफेक्ट आया और दूसरी के में भी इफेक्ट आया है, और अगर वैक्सीन आ भी गई तो सबको तो लगी नहीं है। तो काफ़ी हद तक एक इंडिपेंडेंट कॉज बोलने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे वेटेज है। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर करूँ और मुझे आंसर चूज़ करना हो तो मैं क्या चूज़ करना चाहूँगा? मैं चूज़ करूँगा इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, जो कि मुझे ऑप्शन डी में दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ से अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो तो ये रहा। अगर आपका आंसर मेरे से डिफर करता है तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न के साथ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और मैं बढ़ूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यहाँ से क्लियर करके। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, तो थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है आपको, पर बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाज़ grant of emergency use authorization to Serum's Institute Covishield and Bharat Biotech's Covaxin marks the last regulatory hurdle before commencement of anti-COVID vaccination in India। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ग्रांट ऑफ इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन, यानी कि सेरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविशील्ड बनाई है और भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन बनाई है उसको एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फिलहाल दे दिया गया है। एंड इट मार्क्स दी रेगुलेटरी हर्डल, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो स्टेप है एंटी कोविड वैक्सीनेशन की तरफ वो बढ़ चुका है। ये हमें क्लियरली समझ में आ गया, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। द यूएस इज रिजर्विंग स्टॉक्स फॉर दोज नीडिंग द सेकेंड फाइजर एंड मॉडर्ना डोजेज 3-2 weeks लेटर, बट दिस हैज स्लोड द रोल आउट। यूएस भी कुछ कर रहा है, यूएस भी अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना रहा है, ये तो दिख गया हमें। चलिए देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है। The UK in contrast has proposed up to 12 weeks gap between 2 doses and is inoculating as many as people as possible with the first dose। यानी लगभग यूके की भी एक स्ट्रेटजी है लोगों को वैक्सीनेट करने की। 12 हफ्ते के गैप के बीच में लोगों को 2-2 डोज दी जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम फर्स्ट डोज सबको मिल जाए। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया कि यूके भी अपनी एक स्ट्रेटजी से वैक्सीन को रोल आउट कर रहा है। अब देखते हैं रशिया क्या कर रहा है। रशिया रेज्ड आईब्रोज बाय बिगिनिंग मास वैक्सीनेशन वाइल स्पुतनिक 5 phase 3 ट्रायल्स वर स्टिल इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर रशिया ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, मास वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ बढ़ गया है वो, और अपना स्पुतनिक 5 का phase 3 ट्रायल वो पूरा कर चुका है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ई क्या कहता है। भारत बायोटेक बिगैन phase 3 ट्रायल्स इन मिड नवंबर एंड नीड्स टू इनोकुलेट मोर वॉलंटियर्स। यानी भारत बायोटेक भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है।
ठीक है, काफ़ी हद तक ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती है. India is guided by high goals like national pride in developing indigenous vaccines, supplying them at low cost to poor countries, having more vaccines to choose from, and thereby inoculating citizens faster. हम भी अपना एक इंडिजिनियस वैक्सीन बहुत सारी बना रहे हैं और हमारा एक बहुत ही नेशनल प्राइड है इसमें. हम पुअर कंट्रीज़ को लो कॉस्ट पर ये वैक्सीन बेचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाएंगे. अपने पास हमारे पास ऑप्शंस होंगे चूज़ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को फास्टर तरीके से हम वैक्सीनेट कर पाएंगे. अब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बैक ऑफ माइंड में आ चुकी है. देखिए सवाल क्या पूछा है तो यहाँ से क्लियर करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन. यहाँ पर फिर वही कॉम्बिनेशन पूछा गया है, A, B, C with D या E और F दोनों को मिला करके हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि इंडिया being no exception, each and every country is adopting different approaches regarding vaccination against coronavirus. इंडिया भी एक एक्सेप्शन नहीं है, इंडिया भी एक स्ट्रेटजी बना रहा है, हमने देख लिया. ये हमारी जो कंपनीज हैं वो भी स्ट्रेटजी बना रही हैं, फेज़ 3 ट्रायल में पहुंच गई हैं बहुत सी और बहुत कुछ वैक्सीनेट हो रहा है लोगों को. इसके अलावा बहुत सी अदर कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना करके अप्रोच बना करके किसी तरह कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर रही हैं, एंटी कोरोना वायरस. तो क्या इन सबके कॉम्बिनेशन से हम ये चीज़ को बोल पाएंगे A, B, C विद D या E और F विद D, हम ये बोल सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या ऑप्शंस होंगे. क्या B और C को जोड़ के ये बात बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. वहाँ पर आपने US और UK की बात की थी तो काफ़ी हद तक बोल सकते हैं. क्या C और D बोल सकते हैं मिला करके? बिल्कुल. UK और रशिया को भी मिला करके आप ये बात बोल सकते हैं. क्या D और F को भी हम मिला करके बोल सकते हैं? बिल्कुल. इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन, ये तो आपने बोला. तो इसका मतलब तीनों कॉम्बिनेशंस जब मिलाएंगे तो इस बात को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया इज़ नॉट बीइंग अदर एक्सेप्शन एंड ईच एंड एवरी कंट्री इज अडॉप्टिंग डिफरेंट अप्रोच. यानी सबको तीनों को जब मैं मिला दूंगा, तीनों को मिल करके ये एक तरीके की आप देखोगे सब मिल करके सारे एक तीनों प्रीमाइस मिल करके मेरे कंक्लूजन को प्रूव करते हुए देखेंगे आप. ठीक है, यानी कि सारे के सारे इंडिविजुअली अगर हम देखें इनके कॉम्बिनेशन B और C और D और F सारे कॉम्बिनेशन में मिलाऊं तो हाँ बिल्कुल ये कंक्लूजन प्रूव होता हुआ दिखेगा. यानी जहाँ पर मुझे ऑल ऑफ 1 2 3 दिखेगा उसको मैं सही कर दूंगा. यहाँ पर ऑप्शन D में था ऑल ऑफ 1 2 3, वो हमारा एकदम क्लियर आंसर होगा. आई होप आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन D एकदम क्लियर आंसर होगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं यहाँ से क्लियर करूँगा और बढ़ूंगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा. चलिए देखते हैं डायरेक्शंस, देखते हैं क्या बोले गए हैं. यहाँ पे एक पैसेज या सिचुएशन दी गई है नीचे और 5 स्टेटमेंट्स उसके बाद है, यानी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और इसको आपको इन्फॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को जो इसके बाद फॉलो होंगे. तो यहाँ तेजी से पढ़ते हैं. पैरा में क्या बोला गया है? द गवर्नमेंट मस्ट रिकैपिटलाइज इन एडवांस पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन अ साइजेबल स्केल with revenues flowing interruptedly, wholly or partially, notwithstanding the respite through temporary holiday on repayment of interest and principal on extra existing loans and one-time costless restructuring, many weaker companies will be unable to survive in the post-corona virus या corona world. क्लियरली गवर्नमेंट को रिकैपिटलाइज करना होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एडवांस में और वो भी बहुत बड़े साइजेबल स्केल पे. रेवेन्यू फ्लोज इंटरप्टेड हो गए हैं, ये तो हमें दिख रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से. बहुत सारी चीज़ें बैंक में चेंज हुई हैं. टेम्परेरी हॉलीडे दिया गया है लोगों को रीपे करने के लिए, लोन्स को इंटरेस्ट माफ़ी की गई प्रिंसिपल पर भी, और यहाँ तक कि रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स भी लाए गए ताकि वीकर कंपनीज़ को बचाया जा सके, बैंक्स को भी बचाया जा सके. लेकिन अब कंपनीज़ को अगर बचाना है तो उसके लिए आपको रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ताकि वो इन्फ्यूज़ कर सके मोर कैपिटल इन द मार्केट. चलिए देखते हैं और क्या बोला गया है. रिजल्टिंग बैंक्रप्सीज वुड रिज्यूम द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स and advertently impact credit growth, especially at PSBs, which have carried the burden of the repayment holiday and loan restructuring. यहाँ पर बोला गया है कि जो bankruptcies हैं, they would resume the process of accumulation of the NPAs, ये भी बढ़ेगा. bankruptcies जो फाइल होनी है वो भी बढ़ेंगी और एक adverse impact credit growth होगा, स्पेशली PSBs में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में NPAs बढ़ेंगे. और जिन्होंने अभी तक रीपेमेंट हॉलीडे दिया है लोगों को, लोन रिस्ट्रक्चर भी किए हैं, बर्डन झेला है इंटरेस्ट का, तो एक तरीके से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास ही है. वो चाहें तो उसको रिकैपिटलाइज करके ठीक कर सकती हैं चीज़ों को. अब ये इन्फॉर्मेशन बैक ऑफ माइंड में हमारे क्लियर है. और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, चलिए देखते हैं क्या और इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है. तो देखते हैं पहला क्या बोला गया है. नाउ इन इट्स फर्स्ट टर्म द प्रेजेंट गवर्नमेंट वॉज स्लो टू एक्ट ऑन द NPA फ्रंट एंड द इकोनॉमी पेड अ हाई प्राइस फॉर इट. यानी पहले टर्म में गवर्नमेंट जब आई
तो उसने ज़्यादा एनपीए फ्रंट में कुछ काम नहीं किया, जिसकी वजह से एक इकोनॉमी को हाई प्राइस देना पड़ा। चलिए ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हम इसको रख लेते हैं अपने पास। क्रेडिट ग्रोथ एट PSBs कोलैप्स ड्यूरिंग 2016 एंड 17, यहाँ पर एक फैक्ट देने की कोशिश की गई है। एंड विद द वीकनिंग ऑफ नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज इन क्विक सक्सेशन, ग्रोथ स्लोड डाउन टू 6% in 6.1% in 2018-19 and 4.2% in 2019 and 20। ग्रोथ नीचे जाता गया, क्रेडिट ग्रोथ PSBs की बढ़ाई नहीं गई। 2016-17 में वो कोलैप्स कर गई थी, और जब NBFCs भी वीकेन हो गए तो क्विक सक्सेशन में तो ग्रोथ स्लो डाउन हो गई, 6% से 4% पे आ गए हम। चलिए और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। द नीड फॉर एडिशनल फिजिकल रिसोर्सेज टू इज एक्यूट because future growth demands that PSBs operate at the highest level of efficiency। फिजिकल रिसोर्सेज की क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें बढ़ानी है तो हमें PSBs को हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी दिखानी होगी, उनका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना होगा, NPS को कम करना होगा। बिल्कुल क्लियर इन्फर होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। The government can avoid any adverse fiscal implications of recapitalization by swapping debt for equity with PSBs to achieve long term credit growth। अब ये गवर्नमेंट को बताया गया है कि उसे क्या करना चाहिए, किस तरीके के फिजिकल इम्प्लीकेशंस बनाने होंगे, उसको किस तरीके से स्वैप करेगी डेबिट को फॉर इक्विटी, मतलब शेयर्स को डेबिट करेंगे ये, और उसके बाद PSBs में, ताकि वो क्रेडिट ग्रोथ मिल पाए उसको, शायद लिक्विडेटेशन बढ़ाएंगे। एक तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन महसूस होता है यहाँ से बिल्कुल क्लियरली। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्या कहता है। द कोरोना वायरस हैज़ वीकेंड द इकोनॉमी, देयरफॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीड रिकैपिटलाइजेशन। ये तो हमने इन्फर कर लिया बैक ऑफ माइंड में, जब हमने पूरा पैसेज पढ़ा कि कोरोना वायरस पैंडेमिक का शब्द आपने वहाँ इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ गया कि बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पड़े हैं, उनके NPS बढ़े और उनका क्रेडिट ग्रोथ कम होता गया, तो उनको रिकैपिटलाइजेशन की सख्त आवश्यकता है। तो क्लियर इन्फर होता हुआ दिख रहा है। 3 और 5 क्लियरली इन्फ्रेंस में दिख रहे हैं। 4th आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन की तरह दिखता है। 2nd एक तरीके का ग्रोथ के बारे में हमें फैक्ट दे रहा था, और 1st एक बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिए जो हमें समझ में आ गई। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। सवाल ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो वो तो हमने निकाल ही लिया। 3 और 5 बिल्कुल क्लियर इन्फ्रेंस के रूप में हमें दिखे, तो क्या हाँ हम किसको सिलेक्ट करेंगे, हम ऑप्शन C को सिलेक्ट करेंगे। 3 और 5 बिल्कुल क्लियर इन्फ्रेंसेस के रूप में आपको दिखेंगे यहाँ पर। बाकी सबको आप रिजेक्ट कर सकते हैं एज आंसर्स। इसका सोल्यूशन फिर अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहूँगा। मुझे लगा कि आपको ये इस तरीके के सवाल अगर अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन कैसा लगा। टिल देन मैं चाहूँगा कि आप तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और मैं आपके लिए और सवाल बनाता रहूँ और आपके लिए नए नए सवाल ला के डिस्कस करता रहूँ। टिल देन मेरी तरफ से जय हिंद।